दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चंस हब पर। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवीजन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा 5 सेकंड का टाइम, तो आप खुद भी टेस्ट कर पाएंगे कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो और अपना रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी वन शॉट रिवीजन बिना टाइम वेस्ट के, और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका पहला सवाल है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने सोची थी? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है डी, फ्रेड हॉयल ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1950 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने नुबेला परिकल्पना को संशोधित किया और यह प्रस्तावित किया कि सूर्य और एक एक सौर नुबेला से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल भी शामिल है? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है डी, ऑटो शिमिंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? एसएससी जीजीएल 2021 में पूछा गया था। उसका सही जवाब है सी, 7 तारों से बना है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन? एसएससी सीजीएल 2019। तो इसका सही जवाब है ए, प्रोक्सिमा सेंचुरिया। चलिए अगला सवाल। पश्चिमी लोग सप्तऋषि नक्षत्र को इस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसका सही जवाब है सी, बिग डिपर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर नियरेस्ट नोन गैलेक्सी? तो इसका सही जवाब है सी, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। चलिए अगला सवाल। खगोलविद बड़ी तारकीय और बाह्य आकाशगंगा दूरियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो किस इकाई का यूज करते हैं? तो वो उपयोग करते हैं डी, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का। सही जवाब है डी। चलिए अगला सवाल। सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस को डैश भी कहा जाता है? तो सीरियस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डॉग स्टार। सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी तारे के जीवन चक्र में निहारिका अवस्था निम्न को संदर्भित करती है? निबुला स्टेज रेफर्स टू। उसका सही जवाब है ए, धूल और हाइड्रोजन का बादल। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? तो उसका सही जवाब है डी, रिगेल। चलिए अगला सवाल। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ए, हंटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आकाश में चमकने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द स्काई आर नोन एज। तो इसका सही जवाब है ए, खगोलीय पिंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती हिस्से में दिखाई देने वाले सबसे प्रसिद्ध तारामंडलों में से एक को आप क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं डी, उर्सा मेजर। चलिए अगला सवाल। हमारे सौर मंडल में प्राकृतिक उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए। शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कुछ प्राकृतिक उपग्रहों में छिपे हुए महासागर हैं। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, केवल ग्रहों के पास ही प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। इसका सही जवाब है डी, केवल ग्रहों के पास ही प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ये गलत जवाब गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लेनेट इज द स्मॉलेस्ट? तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है आपका ए, मार्स यानी कि मंगल। चलिए अगला सवाल। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना है? तो डायमीटर कितने गुना है, कितने टाइम्स है? तो इसका सही जवाब है बी, 109 टाइम्स, 109 गुना। चलिए अगला सवाल।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब तो कब होता है जब आपका मून, अर्थ और सन ये एक सीक्वेंस में होते हैं। किस में होते हैं? और इसका सही जवाब है बी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन? तो इसका सही जवाब है सी, हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोला जाता है कोरोना। सही जवाब है डी। चलिए अगला सवाल। सूर्य ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सन एनर्जी इज जनरेटेड बाय फिजन या फ्यूजन, इसमें से एक जवाब सही है। तो इसका सही जवाब है ए, फ्यूजन प्रोसेस, संलयन प्रक्रिया। चलिए अगला सवाल। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। सूर्य की चमकती सतह को डैश कहते हैं? तो सबसे बाहर वाली हो गई कोरोना, और चमकती हुई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? विच ऑफ दीज प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट? तो इसका सही जवाब है बी, वीनस यानी कि शुक्र। चलिए अगला सवाल। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपका? वो है आपका वीनस। चलिए सही जवाब है बी, शुक्र। चलिए अगला सवाल। कौन सा अम्ल शुक्र के वायुमंडल में घने सफेद और पीले बादल बनाता है? बताइए भाई, कौन सा अम्ल है जो बनाता है? इसका सही जवाब है सी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला सवाल। लूसीफर ग्रह डैश का दूसरा नाम है, मतलब किस ग्रह को लूसीफर नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, वीनस। और वीनस को ही आपके मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? तो क्या पर्पस है उसका? तो इसका सही जवाब है सी, सौर पवन और ब्रह्मांडीय विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करना। चलिए अगला सवाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली कक्षा का आकार कैसा है? तो उसका आकार कैसा है? इसका सही जवाब है बी, इलेप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार। चलिए अगला सवाल। भौतिकी की वह घटना जब अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश में रंगों का शानदार प्रदर्शन दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है बी, अरोरा बोरियोलिस। सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसका सही जवाब है ए, एप्लीहॉन यानी कि अपसौर। और ये किस दिन होता है? ये होता है आपका 4 जुलाई को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश पृथ्वी द्वारा किसी स्थिर तारे के संदर्भ में अपनी कक्षा में किसी निश्चित बिंदु पर वापस आने में लिया गया समय है? तो इसका सही जवाब है बी, सिडेरियल ईयर यानी कि नक्षत्र वर्ष। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन? तो इसका सही जवाब है बी, पश्चिम से पूरब यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? उनका नाम बताइए। तो उसका सही जवाब है सी, निकोलस कोपरनिकस। सी। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी के आकार का वर्णन किस प्रकार किया गया है? हाउ इज द शेप ऑफ अर्थ डिस्क्राइब्ड? उसका सही जवाब है सी, ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी कि चपटा गोलाकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमेरिकी खगोल शास्त्री असफ हॉल द्वारा 1877 में खोजे गए मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले
दो छोटे चंद्रमाओं के नाम क्या हैं? चलिए तो दोस्तों जल्दी बताइए क्या नाम है? इसका सही जवाब है बी, फोबोस और डीमोस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? रेड प्लेनेट। तो रेड प्लेनेट के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है आपके मंगल को, यानी कि मार्स को। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने एक स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करके देखा था? तो इसका सही जवाब है सी, गैनीमेड। अब आपका जो गैनीमेड है ये कौन से प्लैनेट का सैटेलाइट है? तो ये है आपका जुपिटर का। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ। तो यूरोपा किसका सैटेलाइट है? ये है आपका जुपिटर का। सही जवाब है डी, यानी कि बृहस्पति। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? तो किसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है सी, सैटर्न। चलिए अगला सवाल। हाइप्रियन डैश के एक चंद्रमा का नाम है। तो हाइप्रियन किसकी सैटेलाइट है? किस मून का नाम है? का सही जवाब है बी, सर्टन की सैटेलाइट। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर वर्ष की सबसे लंबी अवधि होती है? तो सबसे लंबी किस पर होती है? सबसे लंबी होती है आपकी सी, नेपच्यून यानी कि वरुण पे। और सबसे कम किसकी होती है? मरकरी की। कितनी? 88 डेज। और नेपच्यून की कितनी होती है? नेपच्यून की आपकी होती है 165 ईयर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्राइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? तो किस ग्रह का है भाई, जल्दी बताइए। तो ट्रिटॉन है आपका। सही जवाब है ए, नेपच्यून। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड विद द एड ऑफ अ टेलीस्कोप। तो जो सबसे पहले खोजा गया था वो था आपका यूरेनस। सही जवाब है सी। चलिए अगला सवाल। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट? तो सबसे ठंडा ग्रह है आपका सी, नेपच्यून। चलिए अगला सवाल। ब्लड मून शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू। किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के लिए। चलिए अगला सवाल। सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में घूमने वाली जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल के पिंड को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है भाई? जल्दी बताइए दोस्तों। तो उसको बोला जाता है धूमकेतु। सही जवाब है बी। 1976 में 1796 में किस वैज्ञानिक ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया? चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था सवाल। तो इसका सही जवाब है डी, पियर ए लाप्लास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद सातवें सबसे प्रचुर तत्व का नाम क्या है, जिसका नाम मध्यकालीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए। तो कैलियम जो है किस वर्ड को डिफाइन करता है? तो इसका सही जवाब है ए, पोटेशियम। पोटेशियम ही कैलियम को डिफाइन करता है। और ये कितना होता है अर्थ क्रस्ट में? 2.59%। सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की वह परत जो पृथ्वी की पपड़ी को उसके कोर से अलग करती है क्या कहलाती है? व्हाट इज द लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द कोर कॉल्ड? सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब है ए, मेंटल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की कौन सी भारी परत कम घनी, मोटी और ग्रेनाइट संरचना वाली एंटीसाइड है?
तो क्या है वो दोस्तों? इसका सही जवाब है सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत प्लेटों से बनी है जो एक पहेली की तरह एक साथ फिट होती है? जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब है सी स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। चलिए अगला सवाल। टेक्टोनिक प्लेट डैश फिलीपीन और इंडियन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में के बीच स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी कैरोलाइन प्लेट। चलिए अगला सवाल। टेक्टोनिक प्लेट डैश दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। कौन सी प्लेट है जो हमारे साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में स्थित है, लोकेटेड है? इसका सही जवाब है डी नाज़का। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीपों ने एक एकल महाद्वीपीय पिंड का निर्माण किया जिसे डैश नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया उसे? उसका नाम है, इसका सही जवाब है बी पेंजिया। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टानों से डैश का निर्माण होता है। CHSL 2021 में पूछा गया था सवाल। तो उसका सही जवाब है डी ज्वालामुखी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर गति करता है? तो इसका सही जवाब है सी प्लेट टेक्टोनिक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की लगभग 98% पपड़ी 8 तत्वों से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इन तत्वों में शामिल नहीं है? CGL 2021 में पूछा गया था। विच डज नॉट अमंग दीज एलिमेंट्स। तो इसका सही जवाब है ए कार्बन नहीं होता है। तो जो आपके 7 होते हैं 8 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? सबसे पहले होता है आपका ऑक्सीजन, कितना? 46.6%। सेकंड होता है आपका सिलिकॉन, 27.7%। थर्ड होता है आपका एल्यूमिनियम, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, 8%। फिर होता है आपका आयरन, 5.8%। फिर आता है आपका पोटेशियम, ये कितना होता है? 2.8%। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम, 2.3%। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, ये कितना होता है? 2.1%। और लास्ट होता है आपका सोडियम, कितना होता है? 0.3%। तो क्या नहीं होता? कार्बन नहीं होता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी और मेंटल को अलग करता है? विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल? चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए, कौन सा है जो सेपरेट करता है क्रस्ट और मेंटल को? तो इसका सही जवाब है ए मोहो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? विच व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड? तो टॉप मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है डी भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अभी आपको पीछे ही बताया था, सबसे पहले क्या है आपका ऑक्सीजन एंड देन आपका सिलिकॉन। तो सही जवाब है बी सिलिकॉन। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर तत्व का नाम बताइए। डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन टू अर्थ इज नोन ऑन अर्थ इज। तो सबसे डेंसेस्ट कौन सा है आपका? सबसे डेंसेस्ट है, इसका सही जवाब है बी ऑस्मियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महासागरीय तल पर भूपर्पटी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है? थिकनेस ऑफ क्रस्ट इन किलोमीटर्स। तो कितने किलोमीटर है दोस्तों? इसका सही जवाब है, इसकी थिकनेस है 5 से 10 किलोमीटर। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल।
पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में से सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट नहीं मिनरल पूछा है। तो इसका सही जवाब है ए, फेल्ड स्पार। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिनरल हो गया, फेल्ड स्पार मोस्ट अबंडेंट, और अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट तो वो आपका ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो किस लेयर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, यानी कि सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ए, सही जवाब है ए, स्थल मंडल। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी का अनुमानित औसत घनत्व डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज। तो इसका सही जवाब है सी, 5.51। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का क्रोड बहुत भारी पदार्थ से बना है। मेंटल मोहो की डिसकॉन्टिन्यूटी से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ऊपरी मेंटल भाग में उपस्थित पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए, एसएससी जेई 2017 में पूछा गया था सवाल, मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है सी, एक, दो और तीन, यानी कि तीनों कथन सही हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के क्रोड को और भी कहा जाता है। द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज। सीजीएल 2016 का सवाल। तो इसको क्या कहा जाता है? अभी ऊपर भी आया था ये सवाल। तो इसको कहा जाता है बैरी स्फेयर। सही जवाब है सी, क्षोभ मंडल। चलिए अगला सवाल। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर व्रतों को डैश कहा जाता है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज। सीएचएसएल 2020 शिफ्ट थर्ड। सही जवाब है, सही जवाब है ए, अक्षांश समांतर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सीजीएल 2019 शिफ्ट थर्ड टायर वन का सवाल है। तो किस टर्म का यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। चलिए अगला सवाल। चुंबकीय याम्योत्तर रेखा है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ। सीजीएल 2016 का सवाल, थर्ड शिफ्ट का। तो वो क्या है जल्दी बताइए दोस्तों। तो मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका सही जवाब है डी, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण से गुजरने वाला समतल। चलिए अगला सवाल। एक अक्षांश डिग्री बराबर है कितने किलोमीटर के? सीएचएस 2017 का सवाल। तो आपका एक डिग्री कितने के बराबर होता है किलोमीटर के? तो 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल होता है 111 किलोमीटर। सही जवाब है सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू मिडल ऑफ द डैश ओशन। सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो कहाँ से गुजरती है, किस महासागर से? तो इसका सही जवाब है डी, प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन। विषुव निम्नलिखित में से किन दो तिथियों पर पड़ता है? इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स? सीएचएस 2023 में सवाल पूछा गया था दोस्तों। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इक्वेटर नॉट पास। एसएससी जेई 2019 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है बी, थाईलैंड से नहीं गुजरती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? प्लेसेस इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में।
तो इसका सही जवाब है डी, पिग मेलियन पॉइंट। ये आपका कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए। तो 0 डिग्री अक्षांश पर जो होती है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। चलिए अगला सवाल। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत कब चमकता है? सीजीएल 2016 में पूछा गया था सवाल। तो कब चमकता है? तो इसका सही जवाब है सी, वर्ष में 2 बार। और कब कब? एक तो आपका 21 जून और दूसरा 22 दिसंबर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विषुव तब होता है जब सूर्य लंबवत ऊपर होता है। इक्विनॉक्स ऑकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव द। सीजीएल 2016 का सवाल है। तो इसका सही जवाब है डी, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। चलिए अगला सवाल। डैश ऋतु वह होती है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो कब होता है? कौन सी ऋतु होती है वो? तो इसका सही जवाब है बी, वसंत ऋतु। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से होकर गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? कॉन्टिनेंट बताना है आपको। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो तीनों से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब है डी, अफ्रीका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका सही जवाब है डी, सभी विकल्प सही हैं। टोटल 10 कंट्रीज से ये आपकी गुजरती है। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। तो उसमें से कौन सी नहीं है जिसमें से नहीं गुजरती? तो इसका सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल। भारत में सबसे छोटा दिन किस तारीख की को होने की संभावना है? सीजीएल 2016 और सीएचएल 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ए, 22 दिसंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? वो होती है आपकी इक्वेटर पे। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है बी, केवल सूर्य और चंद्रमा। चलिए अगला सवाल। समुद्री जल स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर लेवल कॉल्ड। तो उसको कहा जाता है, सही जवाब है ए, बी, टाइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के पानी के ऊपर और नीचे आने की आवृत्ति क्या है? सीजीएल 2023 का सवाल है। तो इसका सही जवाब है बी, 2 बार। चलिए अगला सवाल। सामान्यतः व्रत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच डैश दिन का अंतराल होता है। इंटरवल इन बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स एंड नेप टाइड्स। तो इसका सही जवाब है डी, 7 दिन का होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का एक प्रमुख कारण है? मेन कॉज ऑफ टाइड्स। तो इसका सही जवाब है ए, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। व्रत ज्वार तब आता है जब डैश। तो स्प्रिंग टाइड ऑकर्स व्हेन कब होता है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। लघु ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? नेपटाइड्स प्रोड्यूस्ड कब होते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं यानी कि राइट एंगल पर होते हैं। चलिए अगला सवाल।
मीना अवसादी चट्टान के एक उदाहरण पर चर्चा करती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? सेडिमेंट्री रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी? तो इसका सही जवाब है सी, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? नॉट वन ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो आपका इग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक होता है, सेडिमेंट्री होता है। सही जवाब, इसका सही जवाब है बी, मैग्नेटिक रॉक, चुंबकीय चट्टान नहीं होता। चलिए अगला सवाल। कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप डैश का एक उदाहरण है। तो वो किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब है डी, फॉसिल यानी कि जीवाश्म। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें शिलाकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं? टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस। तो इसका सही जवाब है ए, अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जो उनकी संरचना, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों के संबंध में उनकी उत्पत्ति से संबंधित है, उसे डैश कहा जाता है। सीजीएल 2019 का सवाल है। तो इसका सही जवाब है डी, शैल विज्ञान। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को डैश कहते हैं? मॉल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। सीजीएल 2016 का सवाल है। तो उसको क्या जाता कहा जाता है? उसको कहा जाता है मैग्मा। सही जवाब है डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से ही समेकित चट्टानें मूल चट्टानों के भीतर पदार्थों के पुनः क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन से गुजरती है। एसएससी जेई 2017। तो इसका सही जवाब है सी, मेटामॉर्फिज्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ढलान से नीचे चट्टान मलबे या मिट्टी के बड़े पैमाने पर खिसकने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन। सही जवाब है सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। मार्बल इज अ मेटाफॉर्मिक रॉक ऑफ। सीएचएल 2017 का सवाल। तो वो है आपका चूना पत्थर। सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक? एसएससी जेई 2017। तो कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है? तो इसका सही जवाब है ए, शेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? तो इग्नियस रॉक कौन सी नहीं है? वो है आपका सही जवाब है ए, डोलोमाइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जियोलाइट है। सीजीएल 2016 का सवाल। तो आपका जियोलाइट क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ग्रेनाइट चट्टानें किससे रूपांतरित होती हैं? सीजीएल 2016 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है बी, नीस। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाफॉर्मिक रॉक? एसएससी जीडी 2019 और सीएचएसएल 2020 का सवाल। तो इसका सही जवाब है डी, चूना पत्थर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक? जेई 2017 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, शेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भूमिगत गुफाओं और खदानों में आने वाला एक छोटा भूकंप है जो सतह पर चट्टानों के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी बताइए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है 2023 में। तो इसका सही जवाब है डी, कोलैप्स अर्थक्वेक यानी कि पतन भूकंप। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एन
अर्थक्वेक, CHSL 2021 में पूछा गया है, जल्दी बताइए दोस्तों। वर्षा, हिमखसलन, सुनामी, मुद्रा द्रवीकरण। तो इसका सही जवाब है ए, भारी वर्षा। चलिए अगला सवाल। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? एसएससी जेई में पूछा गया 2018 में। तो कितने स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ए, 3 भूकंप स्टेशनों की। चलिए अगला सवाल। दुनिया के पहले भूकंप सूचकांक का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थक्वेक डिटेक्टर इन्वेंटेड बाय, एसएससी जेई 2019 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है सी, जांग हेंग। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में आते हैं। दो, स्थलमंडल पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को संदर्भित करता है। तीन, भूकंप तरंगे मूलतः 4 प्रकार की होती हैं: भूवर्गीय तरंगे, सतही तरंगे, प्रचंड तरंगे और प्रघात तरंगे। उपरोक्त कथन में से कौन से सही हैं? एसएससी जेई 2017 का सवाल। तो इसका सही जवाब है डी, केवल एक और दो सही हैं, तीसरा गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ये केवल ठोस पदार्थों से होकर ही गुजर सकती हैं। दो, महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। तीन, सतही तरंगे सीस्मोग्राफ पर सबसे अंत में दिखाई देती हैं। कथनों में से कौन से सही हैं बताना है, एसएससी जेई 2017 का सवाल है ये भी। तो इसका सही जवाब है बी, केवल दो और तीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वह बिंदु जहां भूकंप की ऊर्जा मुक्त होती है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। दो, भूकंप के केंद्र के सबसे निकट सतह पर स्थित बिंदु को अकेंद्रित कहते हैं। तीन, अकेंद्रित भूकंप के केंद्र के ठीक नीचे स्थित बिंदु होता है। कौन से कथन सही है? एसएससी जेई 2017 में बड़े पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका सही जवाब है सी, केवल एक और दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के अंदर की गति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, भूकंप विज्ञान यानी कि सीस्मोलॉजी। चलिए अगला सवाल। सुनामी का कारण डैश है। सुनामी इज कॉज्ड बाय, सीजीएल 2019 और सीजीएल 2016 में। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ए, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। चलिए अगला सवाल। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रस्थित तरंग को डैश कहते हैं। सीजीएल 2021। तो इसका सही जवाब है डी, भूकंपीय तरंग, सीस्मिक वेव। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ढाल ज्वालामुखी का एक प्रकार है जो बड़ा, लगभग 1000 मीटर ऊंचा और 200 किलोमीटर चौड़ा है और प्रतिगामी नहीं है? आमतौर पर 2 से 10 डिग्री और इसका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है। तो इसका सही जवाब है ए, खिला हुआ ज्वालामुखी हवाई। कब पूछा गया था? एसएससी जेई 2023 में। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है द्रव्यमान और क्षेत्रफल की दृष्टि से? एसएससी जेई 2018 का सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है सी, तामू मासिव। चलिए अगला सवाल। माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? एसएससी जेई 2018। तो ये आपका किस कंट्री में है? ये है आपका यूएसए में। सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल। अग्निय वलय सामान्यतः डैश में पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन विच ओशन? सीजीएल 2016 का सवाल। तो रिंग ऑफ फायर आपका कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका पैसिफिक ओशन, है कि प्रशांत महासागर। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह ज्वालामुखी जिसके दोबारा फटने की संभावना नहीं होती कहलाता है?
CHSL 2017 का सवाल। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है डी। इसका सही जवाब है डी, विलुप्त ज्वालामुखी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? CHSL 2020 का सवाल। तो कौन सा है सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण? तो इसका सही जवाब है डी, कालडेरा ज्वालामुखी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमेशा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? CGL 2020 का सवाल। 2019 2020 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, जल वाष्प, वाटर वेपर। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। तो जो अकेला है वो है आपका सी, बैरन द्वीप। चलिए, और ये कहां पर है आपका? साउथ एशिया में। चलिए, अंडमान सी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूर्व हिमनदों से जुड़ी स्तरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी घुमावदार कटाक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ए, एस्कर। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। डैश मैदानों का निर्माण चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है? CHSL 2021 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, कास्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नदी डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? MTS 2019 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, निक्षेपण, डिपोजिशन। चलिए अगला सवाल। नदी का ज्वारीय मुहाना जहां मीठा और खारा पानी मिलता है उसे डैश कहते हैं? CGL 2019-20 का सवाल, शिफ्ट सेकंड। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, इसका सही जवाब है बी, मुहाना। चलिए अगला सवाल। डैश एक गहरी घाटी है जिसके किनारे बहुत सीधे से लेकर तीव्र ढलान वाले हैं और इसके ऊपरी और निचली चौड़ाई लगभग बराबर है। SSC CPO 2019 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, घाटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, नदी की युवावस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर? CGL 2016 का सवाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, घाटी गहरीकरण। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के युवा अवस्था में अपर्दन की एक विशिष्ट विशेषता है? SSC JE सिविल 2018 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, घाटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नदी के उस उथले हिस्से को क्या कहते हैं जिसे पैदल पार किया जा सकता है? SSC JE 2018 का सवाल, शिफ्ट फर्स्ट। तो उसको कहा जाता है, सही जवाब है ए, फोर्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोआब शब्द का अर्थ है, द टर्म दोआब मीन्स? CGL 2016 का सवाल। तो दोआब किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह भूदृश्य जो पृथ्वी में दरार के कारण बनता है जिसका एक भाग दूसरे भाग के संदर्भ में नीचे की ओर खिसक गया है, क्या कहलाता है? CGL 2016 का सवाल। तो उसको कहा जाता है रिफ्ट घाटी। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। बाढ़ के दौरान नदी के किनारे बने चौड़े निचले तटबंध को क्या कहते हैं? CGL 2016 का सवाल है। तो इसका सही जवाब है बी, तटबंध। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समुद्री जल का वह विस्तार जो मुख्य समुद्र में एक संकरी पट्टी द्वारा आंशिक या पूर्णतः अलग होता है कहलाता है? CGL टायर 1 2016 का सवाल। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है आपका लैगून। सही जवाब है सी। चलिए अगला सवाल। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? SSC GD 2019 का सवाल।
तो इसका सही जवाब है बी, लेक बैकाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच संग्रहित भूजल को क्या कहते हैं? एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बी, हॉट स्प्रिंग, यानी कि गर्म झरना। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द फोल्डेड माउंटेन? CHSL 2023 का सवाल। तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, राइन घाटी। चलिए अगला सवाल। गायोट्स क्या है? व्हाट इज गायोट्स? एसएससी सी जेई सिविल 2023 का सवाल। तो इसका सही जवाब है सी, यह एक सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन। चलिए अगला सवाल। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? द यूराल माउंटेन्स इन रशिया आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? एसएससी एमटीएस 2017 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, पुराने वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऊंट कशिबंधीय घास के दौरान मैदान स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एमटीएस 2019 का सवाल। तो कौन सा सही है पेयर? तो इसका सही जवाब है सी, सवाना अफ्रीका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? जेई 2018 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, पंपास, उनको बोला जाता है पंपास। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? CHSL 2023 में पूछा गया दोस्तों। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। ट्रोपोस्फेयर की पूछी एवरेज हाइट, तो इसका सही जवाब है ए, 13 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर की आपसे बात करें तो ये 0 से 12 से 13 किलोमीटर तक होता है इसकी हाइट। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जो होता है हमारा 13 से 50 किलोमीटर तक की हाइट। फिर आपका आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की होती है 50 से 80 किलोमीटर की हाइट। और होता है एक्सोस्फेयर, जिसकी होती है 80 से 500 किलोमीटर तक की हाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? CHSL 2023 का सवाल है दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए। तो किस परत में जल जाते हैं? इसका सही जवाब है सी, मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल में CO2, N2 और O2 का क्रमशः प्रतिशत क्या है? परसेंटेज ऑफ CO2, N2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर। एसएससी जेई सिविल 2023 का सवाल। तो कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ए, CO2 का है 0.04, N2 का है 78.08 और O2 का है 20.95। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य भाग हैं? CHSL 2022 का सवाल। तो कौन सी दो गैसें हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश मध्य सीमा के ऊपर स्थित है और यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। CGL 2022 शिफ्ट सेकंड का सवाल। तो इसका सही जवाब है सी, थर्मोस्फेयर, यानी कि तापमंडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैश कहते हैं? द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो लोएस्ट लेयर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी कि शोभ मंडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? एसएससी जेई 2017 का सवाल। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो इसका सही जवाब है डी, शोभ मंडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL 2016 का सवाल और SSC जेई 2017 का सवाल।
देखिए सेम क्वेश्चन एकदम हूबहू रिपीट होते हैं हर साल। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है डी, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल में कुल वैश्विक कार्बन का केवल कितना प्रतिशत है? एसएससी जेई 2017 का सवाल। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? इसका सही जवाब है ए, 1%। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परिवर्तित होती हैं? एसएससी जेई 2017। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो किस लेयर से होती हैं? तो इसका सही जवाब है डी, आयन मंडल, आयनोस्फेयर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मोस्ट हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर? एसएससी जेई सिविल 2018 का सवाल। तो कौन सी है वो गैस? इसका सही जवाब है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला सवाल। क्षोभ मंडल में जल वाष्प की सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन ट्रोपोस्फेयर इज, एचएसएल में पूछा गया है 2017 में। तो कितना है? इसका सही जवाब है ए, 0 से 4%। चलिए अगला सवाल। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी बिल्कुल नहीं होती वह है सीजीएल 2016 का सवाल। वो कौन सी लेयर है? इसका सही जवाब है सी, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल का वह स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और घनात्मक आयनों से बना होता है कहलाता है? सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा गया 2017-2016 में। The level of atmosphere which is composed partly of electrons and positive ions is called? इसका सही जवाब है बी, आयन मंडल, आयनोस्फेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? सीजीएल 2016 का सवाल। वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, तो सबसे वार्मेस्ट लेयर है तापमंडल यानी कि सही जवाब है ए, थर्मोस्फेयर। चलिए अगला सवाल। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर क्रिया करने वाले डैश का उत्पाद है? सीजीएल 2019 का सवाल। तो किसका उत्पाद है? इसका सही जवाब है बी, पैरामैंगनी विकिरण, यूवी रेडिएशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विषम मंडल का ऊपरी भाग लगभग पूरी तरह से किस गैस से बना है? द अपर पार्ट ऑफ द हेट्रोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑफ विच गैस? सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो किसका बना है? इसका सही जवाब है डी, हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल। यदि ताहिती में दाब अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? सीजीएल 2023। व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर डिफरेंस इन ताहिती इज नेगेटिव? तो क्या होगा? इसका सही जवाब है डी, औसत से कम और देर से मानसून। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट विंड? सीएचएसएल 2023 का सवाल। तो कौन सी नहीं है? इसका सही जवाब है बी, लू। चलिए अगला सवाल है। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म, सूक्ष्म और उदास हवाओं के नाम बताइए? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, काल बैसाखी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन सी पवने गर्जन चालीसा के नाम से भी जानी जाती हैं? विच विंड्स आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टीज? एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 का सवाल। तो कौन सी हैं वो? इसका सही जवाब है बी, पश्चिमी पवने यानी कि वेस्टर्ली विंड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? व्हाट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ? CHSL 2023 का सवाल। तो ITCZ क्या है दोस्तों आपका? इसका सही जवाब है सी, भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र, अ लो प्रेशर एरिया लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द जोन वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्स? CHSL 2022 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर विंड? एसएससी जेई 2018 का सवाल।
कौन सी हैं वो जिनको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, हर्मटन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी शुष्क पवन है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ड्राई विंड? एसएससी जेई 2018 का सवाल। कौन सी है दोस्तों जो कोल्ड ड्राई विंड है? तो इसका सही जवाब है सी, बोरा। चलिए अगला सवाल। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ डैश पर उत्पन्न होता है? द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट्स ओवर डैश, सीजीएल 2023 का सवाल। तो कहाँ पे होता है वो? तो इसका सही जवाब है डी, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में शीतकाल के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त ऊट कशिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? सीएचएसएल 2022 का सवाल। तो कहाँ से होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ए, भूमध्य सागर के ऊपर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरियोलिस फोर्स? एसएससी जेई सिविल 2019 का सवाल। तो कौन सी फोर्स है रेस्पॉन्सिबल? फिनोमिना है, सॉरी। तो इसका सही जवाब है ए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का डैश कहा जाता है। सीएचएसएल 2020 का सवाल। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काल्म एरिया, इट इज कॉल्ड डैश ऑफ द स्टॉर्म। उसको कहा जाता है, सही जवाब है डी, आंख, यानी कि आई ऑफ द स्टॉर्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम इज फॉल्स? एसएससी जेई 2017 का सवाल। तो चलिए दोस्तों जल्दी बताइए कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब है सी। जहां समदाब रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं वहां दाब प्रवणता दुर्बल होती है, और जहां समदाब रेखाएं दूर होती हैं वहां दाब प्रवणता प्रबल होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द अटलांटिक आर कॉल्ड? एसएससी जेई सिविल 2019 का सवाल। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, सही जवाब है सी, हरिकेन। कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में भूमध्य रेखीय अवदाब पर किस प्रकार की वर्षा सामान्य है? सीएचएसएल 2022 का सवाल है दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ए, कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन, यानी कि पारंपरिक वर्षा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी? सीएचएसएल 2020 का सवाल। तो ह्यूमिडिटी आपकी किससे मेजर की जाती है? तो इसका सही जवाब है बी, हाइग्रोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पहाड़ के ऊपर से नम हवा के उठने से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? एसएससी जेई मैकेनिकल 2019 शिफ्ट सेकंड का सवाल है। तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिकल रेनफॉल। सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में सबसे निचला बादल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोएस्ट क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर? एसएससी जेई 2019 का सवाल। तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, सिरो स्ट्रेटस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश हवा के किसी विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविकता मात्रा का माप है जिसे आंशिक दाब के रूप में मापा जाता है? सीजीएल 2016 का सवाल। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है, इसका सही जवाब है बी, निरपेक्ष आर्द्रता, यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। चलिए अगला सवाल। ऑल्टो क्लुमलस बादल निम्न ऊंचाई पर पाए जाते हैं? एसएससी सीपीओ 2016 का सवाल। किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ए, 2000 से 6000 मीटर तक। चलिए अगला सवाल। सिरस और क्यूमुलस डैश के प्रकार हैं? एसएससी सीएचएसएल 2020 का सवाल। तो ये क्या है? ये
ये किसके प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब है ए, बादल। चलिए अगला सवाल। ठंडी वायु राशियों के गर्म वायु राशियों के विरुद्ध अभिसरण के कारण वायु की ऊपर की ओर गति के कारण होने वाली वर्षा को डैश कहते हैं। सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो क्या कहते हैं उस वर्षा को? तो कहते हैं, सही जवाब है सी, वाताग्रीय वर्षा यानी कि फ्रंटल रेनफॉल। चलिए अगला सवाल। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? सीजीएल 2016 का सवाल। तो इस वर्षा को क्या कहते हैं? इंटेंस इवेपोरेशन इन इक्वेटोरियल एरियाज इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है डी, संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। चलिए अगला सवाल। प्रकृति में जल का सबसे शुद्ध रूप है सीजीएल 2016 का सवाल। द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, वर्षा जल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्षा और हिम के मिश्रण के रूप में होने वाले अवक्षेपण को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड। सीजीएल 2016 का सवाल। तो मिक्सचर को क्या कहते हैं? का सही जवाब है सी, स्लीट यानी कि ओलावृष्टि। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन? सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो क्या है आपका रेस्पॉन्सिबल? का सही जवाब है बी, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन यानी कि वाष्पीकरण और संघनन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समुद्र का पानी वर्षा के पानी से अधिक खारा होता है क्योंकि सॉल्ट वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज। सीजीएल 2016 का सवाल। किस लिए होता है खारा? इसका सही जवाब है सी, नदियां धरती से नमक बहाकर समुद्र में डाल देती हैं। चलिए अगला सवाल। विश्व के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें खट्टे फलों का उत्पादन अच्छी तरह विकसित है? सीजीएल मेंस 2023 का सवाल। उसका सही जवाब है सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2010-2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार डैश का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान अल अजीजिया लीबिया में दर्ज किया गया था। सीजीएल 2023 का सवाल। तो कितना तापमान वहां पे रिकॉर्ड किया गया था? तो इसका सही जवाब है ए, 58 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठंडी जलवायु में वायु अपवाह क्या करता है? एसएससी जेई 2023 का सवाल। व्हाट डज एयर ड्रेनेज डू इन कोल्ड क्लाइमेट्स? उसका सही जवाब है बी, यह पौधों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। बारहमासी बर्फ ठंडी जलवायु समूह की एक विशेषता है जिसे जलवायु प्रकारों के कोपेन वर्गीकरण के अनुसार एक अक्षर कोड के रूप में दर्शाया गया है। एसएससी जेई 2023 का सवाल है शिफ्ट फर्स्ट का। तो किस कोड से उसको दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, ई एफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महाद्वीपिता का अर्थ बताइए। टीजीएल 2023 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच अपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ मध्य कैलिफोर्निया मध्य चिली को कवर करता है। सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल है दोस्तों। तो इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है ए, मेडिटेरियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान वर्ष भर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक और प्रति वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक और प्रतिवर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है। सीएचएसएल 2022 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
कुपोषण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? जेई 2017 का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल स्टीप टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? इसका सही जवाब है बी, निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क या शुष्क, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टुंड्रा जलवायु की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट? एसएससी जेई 2017 का सवाल। तो कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, वास्तविक ग्रीष्म ऋतु का अभाव, नो ट्रू समर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मध्य अक्षांश रेगिस्तान BW के 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर होते हैं। CHSL 2023 का सवाल। तो कितने डिग्री पर होते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, 60 डिग्रीज पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश क्षेत्र को सामान्यतः वर्ष भर या वर्षा के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा, छिटपुट शुष्क, हल्की से गर्म, ग्रीष्मकालीन और ठंडी से ठंडी सर्दियों वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। CHSL 2022 का सवाल है दोस्तों। तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, समशीतोष्ण टेम्परेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर? SSC जेई 2021 का सवाल। तो कौन सा आपका डेजर्ट है जो सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो इसका सही जवाब है ए, कालाहारी। चलिए अगला सवाल। दश्त ए कबीर रेगिस्तान किस देश में स्थित है? SSC जेई 2018। दश्त ए कबीर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में लोकेटेड है? इसका सही जवाब है ए, ईरान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? SSC जेई 2018 का सवाल। तो किस कंट्री में है आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट? तो इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? CGL 2016 का सवाल। ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इज इन विच कंट्री? तो वो कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है बी, चिली। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया? CHSL 2017 का सवाल। तो सबसे बड़ा डेजर्ट ऑफ एशिया कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बी, गोबी डेजर्ट। चलिए अगला सवाल। आबनूस, महागनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के वनों का हिस्सा है? CHSL 2023 का सवाल। तो किस प्रकार के वनों का हिस्सा है? एबोनी, मेहगनी एंड रोजवुड। इसका सही जवाब है सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? SSC MTS 2023 का सवाल। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो इसका सही जवाब है सी, अमेजोन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? टाइप ऑफ बायोम इज लोकेटेड इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया? CHSL 2022 का सवाल। तो किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो इसका सही जवाब है ए, पर्णपाती वन बायोम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? CGL 2021 का सवाल। तो किस प्रकार के वनों में उगता है? तो इसका सही जवाब है बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए अगला सवाल। वर्षा वन में छत्र की छाया में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? CGL 2016 का सवाल। तो इसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सी, अंडर स्टोरी अधोतल। चलिए। टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? टैगा फॉरेस्ट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? SSC MTS 2019 का सवाल। तो टैगा फॉरेस्ट किस कंट्री में है? तो इसका सही जवाब है सी, रूस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश वनों में पेड़ एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। डैश इन डैश फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन? CGL 2016 का सवाल।
किस उसमें गिरा देते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, डेसिडिजियस पर्णपाती। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश को मानसूनी वर्षा भी वन भी कहा जाता है। डैश आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का। चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए। तो अरेबियन सी किसका एक्सटेंशन है? तो इसका सही जवाब है डी, हिंद महासागर का। और ये अरेबियन सी कहाँ पर लोकेटेड है इंडियन ओशन के? तो ये आपका लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? एमटीएस 2023 का सवाल। तो साउथ साउथ चाइना सी किसका पार्ट है? किस ओशन का पार्ट है? तो इसका सही जवाब है डी, प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल। मौसम संबंधी प्रभावों, हवाओं और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण होने वाली जल की गति को डैश कहा जाता है? एसएससी जेई 2023 का सवाल। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है सी, सर्जिस यानी कि लहर उठना। चलिए अगला सवाल। महासागरीय परतों के संबंध में असंगत विकल्प की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकंसिस्टेंट ऑप्शन रिगार्डिंग ओशन लेयर्स। एसएससी सिलेक्शन 2023 का सवाल। तो कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, ओशन स्लोप यानी कि महासागरीय ढाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आकार के अनुसार महासागरों का सही क्रम क्या है? सबसे बड़े से सबसे छोटे तक, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। साइज बताना है ओशन का। एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। तो कौन सा है जो सबसे पहले बड़ा है फिर उसके बाद छोटा है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, अटलांटिक, इंडियन एंड देन अंटार्कटिक ओशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः डैश और डैश से बनी है। द ओशनिक क्रस्ट क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। एसएससी एमटीएस 2023 और एसएससी एमटीएस 2022 दो बार देखिए, एक ही सवाल आया है सेम टू सेम लैंग्वेज का। तो इसका सही जवाब है बी, सिलिका और मैग्नीशियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महासागर की सतह पर लवणता का क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू सैलिनिटी एट द सरफेस ऑफ द ओशन? सीएचएसएल 2022 का सवाल। तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ए, बर्फ में पानी की कमी या वाष्पीकरण से बढ़ता है। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी की सतह पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत निकटतम पूर्णतान तक महासागरों में संग्रहित है? सीजीएल 2022 का सवाल। तो कितना है? जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब है सी, 97%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। काला सागर डैश महासागर में स्थित है। ब्लैक सी इज इन द डैश ओशन। सीजीएल 2022 का सवाल। तो ब्लैक सी कहाँ पर है आपका? इसका सही जवाब है ए, अटलांटिक ओशन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंटार्कटिका के तक फैले जल निकाय के रूप में अमेरिकी भौगोलिक नाम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? सीएचएसएल 2022 का सवाल। कौन सा है? का सही जवाब है सी, दक्षिणी महासागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? सीएचएसएल 2022 का सवाल शिफ्ट थर्ड का। तो फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट इन द वर्ल्ड ओशन लेयर कौन सा है? किस पार्ट का है? तो इसका सही जवाब है सी, गहरे समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप निम्नलिखित में से किस महासागर को अग्निवलय से संबंध करेंगे? विद विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस वुड यू एसोसिएट द रिंग ऑफ फायर? सीजीएल 2022 का सवाल। तो किस ओशन में करेंगे रिंग ऑफ फायर? तो इसका सही जवाब है डी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है? सीजीएल 2022 और एसएससी जेई 2021। तो मेडागास्कर आपका किस ओशन में है? तो इसका सही जवाब है
इसका सही जवाब है सी, हिंद महासागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है? सीजीएल 2022 का सवाल। तो ऐसा कौन सा है, कौन सा उथला भाग है? तो इसका सही जवाब है बी, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ। चलिए अगला सवाल। डैश महासागरीय बेसिनों के मंद ढलान वाले क्षेत्र हैं, डैश आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन्स, सीएचएसएल 2021। तो इसका सही जवाब है ए, गहरे समुद्री मैदान यानी कि डीप सी प्लेन्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई समुद्र में तीव्र अवनमन कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, डीप डिप्रेशन इन ओशन, सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है आपकी? इसका सही जवाब है बी, मरियाना ट्रेंच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अग्नि वलय प्रशांत महासागर के चारों ओर डैश का एक वलय है जो हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे महासागरीय प्लेटों के धंसने से बनता है, एसएससी जेई 2020 का सवाल। तो किसके धंसने से बनता है? तो इसका सही जवाब है बी, ज्वार भाटा टाइड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महासागर के जल निकायों के तटीय भाग को क्या कहते हैं जो संरचनात्मक रूप से महाद्वीपों की मुख्य भूमि का हिस्सा है, एसएससी जेई 2018 का सवाल। तो क्या कहा जाता है उस भूमि के हिस्से को? इसका सही जवाब है सी, महाद्वीपीय मग्न तट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व के महासागरों में से किस महासागर का महाद्वीपीय शेल्फ सबसे चौड़ा है? अमंग द वर्ल्ड ओशन विच ओशन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सीजीएल 2016 का सवाल। तो किसका सबसे चौड़ा है शेल्फ? तो इसका सही जवाब है बी, आर्कटिक महासागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, सीजीएल 2016 का सवाल। तो इंडियन ओशन की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ए, जावा खाई यानी कि जावा ट्रेंच, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है आपका सुंडा ट्रेंच, जावा या सुंडा ट्रेंच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल नीनो का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल नीनो, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल। अल नीनो का मतलब है, इसका सही जवाब है सी, गर्म जलधारा। चलिए अगला सवाल। अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में ठंडी धारा के स्थान पर एक गर्म महासागरीय धारा डैश तट से होकर बहती है, एसएससी जीडी 2023 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, पेरू। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं किसके कारण होती हैं? द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स आर कॉज्ड बाय, सीजीएल 2016 का सवाल। तो किसके कारण होती हैं? तो इसका सही जवाब है डी, ये सभी, इन सभी के कारण होती हैं। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट, एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल। कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है इनमें से? तो इसका सही जवाब है सी, लेब्राडोर धारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अटॉल डैश है, अटॉल्स आर डैश, एसएससी जेई 2023 का सवाल। अटॉल्स क्या हैं? तो इसका सही जवाब है डी, उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप जो प्रबल भित्तियों से बने हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ पर लोकेटेड है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका लोकेटेड है, इसका सही जवाब है ए, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला सवाल। महाद्वीपीय ढलान क्षेत्र की गहराई डैश के बीच भिन्न होती है, द डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप रीजन वेरीज बिटवीन डैश, एसएससी जेई 2023 का सवाल। तो कितनी होती है दोस्तों? कॉन्टिनेंटल स्लोप की डेप्थ होती है, इसका सही जवाब है बी, 200 से 3000 मीटर। चलिए अगला सवाल। सीमाएं तब बनती हैं जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है, सीजीएल 2021 का सवाल। बाउंड्रीज ऑकर्स व्हेन प्लेट कोलाइड एंड वन प्लेट इज पुश्ड अंडर द अदर। तो इसका सही जवाब है ए,
अभिसारी, कन्वर्जेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भू क्षेत्रफल सबसे छोटा है? फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। CHSL 2017 का सवाल। तो स्मॉलेस्ट लैंड एरिया कौन से आपके कॉन्टिनेंट का है? तो इसका सही जवाब है बी, यूरोप। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महाद्वीपीय द्रव्यमान पर भूपर्पटी की मोटाई कितनी है किलोमीटर में? थिकनेस ऑफ द क्रस्ट ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। SSC MTS 2017 कितनी किलोमीटर है? तो इसका सही जवाब है डी, लगभग 35 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल। आपस में जुड़े द्वीपों के समूह को डैश के नाम से जाना जाता है। अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड नोन एज। CGL 2016 का सवाल। तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सी, आर्कीपेलोजी, द्वीप समूह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। डैश विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। CGL 2019 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, मजूली। और ये कहाँ पर है आपका, ये भी पूछा जाता है। तो ये है आसाम में। और कौन सी रिवर पे है? तो रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आइलैंड ऑफ पर्ल्स। SSC JE 2018 का सवाल। तो आइलैंड ऑफ पर्ल किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, सही जवाब है डी, बहरीन को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड? CHSL 2020 का सवाल। तो कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, आपका सही जवाब है डी, ब्राजील को। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? फॉलोइंग कॉल्ड द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक। CGL 2016 का सवाल। तो किसको कहा जाता है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक? इसका सही जवाब है ए, वेनिस। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट्स। व्हाइट एलिफेंट्स किसको कहा जाता है? CGL 2016 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, थाईलैंड। अब आपका अगर पूछा जाए तो अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? डार्क कॉन्टिनेंट। और क्यूबा को पूछा जाए तो क्यूबा को बोलते हैं शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। और अगर टर्की की बात करें, टर्की को क्या बोला जाता है? सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है दोस्तों। थाईलैंड हो गया आपका लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट, क्यूबा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, टर्की सिक मैन ऑफ यूरोप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्णिम शिवालय की भूमि कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा। CGL 2016 का सवाल। किसको कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा? तो इसका सही जवाब है ए, म्यांमार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच इज कॉल्ड कंट्री ऑफ कैनाल्स। नहरों का देश किसे कहा जाता है? CHSL 2017 का सवाल। तो नहरों का देश किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, पाकिस्तान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस देश को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है? कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। CGL 2016 का सवाल है। 8 और 9 तारीख की शिफ्ट का, 8 और 11 तारीख की शिफ्ट का। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, नॉर्वे को कहा जाता है। ओडोर नीस रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की सीमा है? SSC JE 2018 का सवाल। तो चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए। इसके बीच की रेखा है? तो इसका सही जवाब है बी, जर्मनी और पोलैंड के बीच की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? CGL 2019 का सवाल।
विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स? तो इसका सही जवाब है ए, चाइना। कितने उनसे मिलती है? 14 नेबरिंग कंट्रीज से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो आपका डिस्प्यूट है किस किस के बीच है? तो इसका सही जवाब है सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन? सीजीएल 2016 का सवाल। किसको रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है, किस बॉर्डर को? इसका सही जवाब है सी, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे एक चीज और पूछा जाए कि आपका जो डूरंड लाइन है वो किस किस को सेपरेट करता है, मतलब किस किस वो किसकी बॉर्डर लाइन है? तो वो आपकी है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की। ठीक है दोस्तों। और एक है आपकी मैकमोहन। मैकमोहन वो किसकी है आपकी? इंडिया एंड चाइना। ठीक है दोस्तों। मैकमोहन इंडिया एंड चाइना, डूरंड अफगानिस्तान पाकिस्तान और आपकी रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच है? लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इज बिटवीन टू कंट्रीज, सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो सबसे लंबी किसके बीच है? तो इसका सही जवाब है डी, कनाडा और अमेरिका। कितने किलोमीटर लंबी है? ये है आपकी 8,893 किलोमीटर लंबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड? एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 का सवाल। तो कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है बी, टीटी काका। और आपकी ये कहाँ पर है? ये है आपकी साउथ अमेरिका में। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस बॉर्डर के पास? तो ये बॉर्डर के पास है आपकी बोलीविया एंड पेरू। ठीक है दोस्तों, इतना भी याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गहराई के अनुसार झीलों का सही क्रम अधिकतम से न्यूनतम तक कौन सा है? सीजीएल 2023 का सवाल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेक्स अकॉर्डिंग टू द डेप्थ फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए। उसका सही जवाब है बी, बैकाल, तंगानिका, कैस्पियन सागर एंड वोस्टोक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नील नदी का पानी किस स्थान पर गिरता है? एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 का सवाल। इन विच प्लेस डज द वाटर ऑफ नील रिवर फॉल? तो नील रिवर का पानी किस स्थान पर गिरता है? इसका सही जवाब है सी, भूमध्य सागर। चलिए अगला सवाल। अटलांटिक महासागर में विस्तार और जल निकासी की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सीएचएसएल 2023 का सवाल। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड ड्रेनेज इनटू द अटलांटिक ओशन? तो कौन सी है वो? तो इसका सही जवाब है डी, अमेजोन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से और 1620 मीटर 5315 फीट गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? सीएचएसएल 2022 का सवाल। तो वर्ल्ड डीपेस्ट लेक जो आपकी बैकाल लेक है वो किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ए, रूस, रशिया। चलिए अगला सवाल। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, किस देश के उत्तरी भाग में स्थित है? सीएचएसएल 2022 का सवाल। अमेजन रिवर किसके नॉर्दर्न पार्ट में है? उसका सही जवाब है ए, दक्षिण अमेरिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश शहर यांगत्सी नदी के मुहाने पर स्थित है? सीजीएल 2019 का सवाल। सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द यांगसे रिवर? तो इसका सही जवाब है डी, शंघाई। चलिए अगला सवाल। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? द नाइल रिवर इज नॉट अ फ्लोइंग रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल। किस देश में नहीं बहती है आपकी नील रिवर?
इसका सही जवाब है सी, अल्जीरिया। अल्जीरिया में नहीं बहती है। अब आपको जो ये नील रिवर है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है आपका? फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स नील रिवर को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इस एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एसएससी जेई 2018 का सवाल। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ए, यांगसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, एसएससी जीडी 2019 का सवाल। तो सबसे लंबी रिवर कौन सी है यूरोप की? तो इसका सही जवाब है सी, वोल्गा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इराक का निम्नलिखित में से कौन सा शहर टिग्रिस नदी पर स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इराक इज लोकेटेड ऑन टिग्रिस रिवर, सीजीएल 2016 का सवाल। तो कौन सा टिग्रिस रिवर पर लोकेटेड है सिटी इराक की? तो इसका सही जवाब है ए, बगदाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सीजीएल 2016 का सवाल। इन विच कंट्री इज द सुएज कैनाल लोकेटेड? तो आपकी स्विस कैनाल कहाँ पर लोकेटेड है? इसका सही जवाब है सी, मिस्र यानी कि इजिप्ट। चलिए अगला सवाल। डैश चीन का दुख कहा जाता है? सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो किस नदी को चाइना सौरो भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, हुआंग हो। और इस नदी को ही एक नाम से और जाना जाता है, वो है आपकी येलो रिवर। ठीक है दोस्तों, रेलो रिवर पूछें या फिर हुआंग हो चाइना सौरो पूछें, एक ही बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है? सीएचएसएल 2017 का सवाल। तो लीना रिवर पासिस थ्रू विच कंट्री? तो किस देश से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है सी, रूस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? सीजीएल 2019 का सवाल। विच रिवर पासिस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? तो कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा गुजरती है देशों से? सबसे ज्यादा देशों से गुजरती है, यानी कि 10 कंट्रीज से गुजरती है वो। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, डैन्यूब नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व की सबसे गहरी है? फॉलोइंग इज द डीपेस्ट रिवर वैली इन द वर्ल्ड, सीजीएल 2019 का सवाल। डीपेस्ट रिवर वैली पूछा है दोस्तों। इसका सही जवाब है ए, काली गंडकी घाटी। और ये कहाँ पर है आपकी? ये है आपकी नेपाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? सीएचएसएल 2019 का सवाल। सबसे लंबी नदी श्रीलंका की कौन सी है? इसका सही जवाब है सी, महावेली। चलिए अगला सवाल। डैश विश्व का डैश विश्व में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सीएचएसएल 2023 का सवाल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज? तो कौन है? इसका सही जवाब है बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? एमटीएस 2023 का सवाल। तो सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सबसे ज्यादा चावल प्रोड्यूस होते हैं, इसका सही जवाब है बी, चीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? एसएससी जेई 2018 का सवाल। तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किसके पास है? तो इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया के पास। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान सोने के भंडार से समृद्ध है? फॉलोइंग डेजर्ट इज रिच इन गोल्ड रिजर्व्स, सीजीएल 2016 का सवाल। तो कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, आटाकामा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व में एस्बेस्टोस के प्रमुख उत्पादकों में से एक कौन सा है? वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एस्बेस्टोस इन द वर्ल्ड इज, सीजीएल 2016 का सवाल। कौन है? इसका सही जवाब है बी, रूस। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है? फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, सीजीएल 2016 का सवाल।
तो किस इंडस्ट्री को जाना जाता है सनराइज इंडस्ट्री के नाम से? इसका सही जवाब है सी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? CGL 2016 का सवाल। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोलिस, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी किसकी होती है? वो होती है आपकी 90% एंड अबव। इसका सही जवाब है ए, एंथ्रासाइट। ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर पे कौन सी होती है? सेकंड नंबर पे होती है आपकी बिटुमिनस। इसमें कितना होता है? 60 to 80% कोल। थर्ड आपकी होती है लिग्नाइट। इसमें कितना होता है? 30 से 35%। और फोर्थ आपका होता है पीट। कितना होता है? 20 से 25%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? CGL 2016 का सवाल। गोथार्ड बेस टनल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में है ये आपकी टनल? इसका सही जवाब है सी, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन डैश को जोड़ती है? CGL 2016 का सवाल। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कनेक्ट्स। तो इसका सही जवाब है बी, लेनिनग्राद और व्लादिवोस्तोक। तो और ये इसकी कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर्स। और ये कहाँ पर है? ये है आपकी रसिया में, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चीन में डैश दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित निर्मित जल मार्ग है? CGL टायर 1 2019 2020 का सवाल। तो लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे चाइना का कौन सा है? सही जवाब है डी, ग्रैंड कैनाल, ग्रैंड नहर। चलिए अगला सवाल। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को डैश से जोड़ती है। फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट्स चाइना टू डैश। CGL 2019 का सवाल। चाइना से किसको जोड़ती है फ्रेंडशिप हाईवे? इसका सही जवाब है सी, नेपाल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जावा सागर और इन महासागर के बीच स्थित है? CHSL 2023 का सवाल। तो कौन सा लोकेटेड है? इसका सही जवाब है सी, सुंडा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट है? SSC CPO 2020 का सवाल। तो कौन सा सबसे क्लोजेस्ट है? उसका सही जवाब है सी, मन्नार की खाड़ी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जिब्राल्टार जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? CGL 2016 का सवाल। तो किसको जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार। तो ये कनेक्ट करता है आपका, इसका सही जवाब है सी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। चलिए अगला सवाल। जल डमरू मध्य जावा पूर्व और सुमात्रा द्वीपों को अलग करता है? CGL 2019 का सवाल। कौन सा स्ट्रेट है जो अलग करता है? इसका सही जवाब है ए, सुंडा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश ओ फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो इंडिया से किसको अलग किया जाता है जो पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड होता है? तो इसका सही जवाब है बी, श्रीलंका। और ये कब पूछा गया था? SSC JEE 2020 का सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आपको ये बता देते हैं कि दोस्तों आपको PDF कहाँ मिलेगी। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फ्री PDF ई बुक्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली MCQ क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे, और कुछ एग्जाम से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको, आप वो देख सकते हैं। हमारे 2 ब्लॉग भी चल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के, थ्योरी और MCQ क्वेश्चंस करने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए, तो आप उनको भी देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने कुछ हमारे PYQ पेपर्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो वो अभी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी PDF ई बुक्स परचेज करने के लिए, जैसे कि 500 वन लाइनर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी,
डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो भी पूछे जाते हैं उनका वन लाइनर्स का निचोड़ हमने बना रखा है, तो वो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आपको हमारे साथ हमारे प्रीमियम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रीमियम में आपको पीडीएफ मिलेंगी और भी बहुत सारे कुछ हैं, मॉक टेस्ट है, हमारा जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है पूरे मंथ का, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ है, वो हमारी सब आपको वहाँ पर मिलेंगी, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं, आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा फ्री का पीडीएफ चल रहा है टेलीग्राम पर चैनल, जहाँ पे हम और भी कंटेंट देते हैं, आप वहाँ हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके इस वीडियो में कितने मार्क्स आए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक 38 या 39 थे, तो आपके क्वेश्चन, तो आपके 38 में से कितने मार्क्स आए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।